जब जमात इस्लामी ने भी बड़ी खुल के जो है कांग्रेस की तायद की थी, या क्या पार्टी की बुनियाद पे तायद थी, या मतलब क्या ये तो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। रियासत की क्या जो है सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के पस मंज़र में? तीसरी तरफ कांग्रेस, ज़ाहिर है कि कांग्रेस से अक़लियतों का एक बड़ा तबका नाराज़ है, मुसलमानों का। मौजूदा कैफियत पे जमात इस्लामी का क्या जो है लाहे अमल रहेगा, क्या हिकमत अमली रहेंगी? कोई बीजेपी से करीब होता है तो हम पूरी उसको अपना दुश्मन समझने लगते हैं, हालांकि फिर वही फ़र्द अगर कभी कांग्रेस की तरफ आ जाए तो हमारा दोस्त बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप बीआरएस में भी रही है और कांग्रेस में भी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी राय आम्मा को बनाने की काबिलियत रखने वाली, अहलियत रखने वाली नहीं है। सियासी पार्टियां हैं, मुसलमानों के तई जब गुफ्तगू करते वो लोग यही बोलते कि भाई फसादात नहीं हो रहे ना, अमन से रह रहे जी, कर्फ्यू नहीं लग रहा ना। कि जमात ने किसी पार्टी की जो गुज़िश्ता पिछले असम्बली इंतखाबात में जमात ने किसी पार्टी की तायद बिल्कुल नहीं की है कि उन कमज़ोर तबक़ात को, बीसी तबक़ात को, दलित तबक़ात को जो है एक जगह किया जाए और उनके साथ मिल के जो है कोई काम किया जाए, ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दक्कन मीडिया के पॉडकास्ट में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। आज के इस गुफ्तगू के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब अब्दुल मजीद शुएब साहब। आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, आप माविन अमीर हल्क़ा यानी वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना है। इसके साथ साथ आप जमात इस्लामी की जो सियासी कमेटी है उसके भी कन्वीनर हैं। तो बहरहाल आज का हमारे गुफ्तगू का मौजू है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है रियासत की। चूँकि अब कांग्रेस की हुकूमत हमारी रियासत में है, पिछली दो मरतबा से बीआरएस हमारी रियासत में हुकूमत कर रही थी, फिर चेंज हुआ। इस चेंज के बाद क्या सूरत हाल है, फिर इसके साथ साथ गुफ्तगू करेंगे कि मुसलमानों का क्या जो है मौक़िफ़ है इस पूरे पस मंज़र में। इसके साथ साथ फिर जमात इस्लामी का क्या जो है मौक़िफ़ है, और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए बड़ी कोशिशें की और अमली जो है कोशिशें रहीं। उसमें जमात इस्लामी का एक नारा भी था कि तेलंगाना बराए इंसाफ, इंसाफ बराए तेलंगाना। अब किस मौक़िफ़ पे है और उसकी सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे। फिर मुस्तक़बिल में बिल्कुल क़रीब में यानी 2-4 महीने में हाई कोर्ट का तो एक आर्डर आया है कि 3 महीने में जो है लोकल बॉडीज़ के और फिर जो है पंचायत के इंतखाबात करवा दिए जाएं। तो उस सिलसिले में जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या रहेगी, इन तमाम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे जनाब अब्दुल मजीद शुएब साहब से। मैं अब्दुल मजीद शुएब साहब का जो है इस गुफ्तगू के प्रोग्राम में जो है तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। रियासत की क्या जो है सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के पस मंज़र में? तो वो इस तरह है कि एक तरफ बीजेपी जहाँ पर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पैदा करके अपना असर और रसूख़ पैदा करने की बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में जिस तरह की जीत उन्होंने दर्ज की उसके बाद उनके हौसले काफ़ी बुलंद हुए, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात, जैसे अभी राजा सिंह ने इस्तीफ़ा दिया तो उनके अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में बीजेपी को जिस तरह का एक तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल बीजेपी का जिस तरह का नज़र आ रहा था बीआरएस की शिकस्त के बाद, उसमें वाज़ेह तौर पर एक तरह से रुकावट या कमी महसूस हो रही है, और बीजेपी उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही है जिस तरह के मुसलमानों को और बहुत बड़े तबके को ये खदशा लाहक था, ये खौफ भी लाहक था कि शायद यहाँ पर फ़िरक़ा वाराना कार्ड के ज़रिए से बीजेपी तेलंगाना पर अपना असर और रसूख़ बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से बहरहाल पार्टी एक लिहाज से जुमूद का शिकार हुई है। दूसरी तरफ बीआरएस अपोजिशन में काफ़ी अरसे तक खामोशी इख्तियार करने के बाद अभी एक तरह से जारहाना रुख उसने इख्तियार किया है, और जो हमें इत्तलात मिली है उसके ये भी मालूम होता है कि बीआरएस देही सतह पर, मुकामी सतह पर काफ़ी एक्टिव हो गई है, और जो ग्राउंड असम्बली इंतखाबात के मौके पर और पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर, ख़ास तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर जो ज़मीन से
समझिए कि तरह से उनका पार्लिमानी इलेक्शन में जिस तरह खात्मा हुआ है, तो उसने अपने उस लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर करने, उसको कैप्चर करने की पीआरएस कोशिश कर रही है। और उसमें ज़ाहिर है कि अपोजिशन के लिए पॉलिसीज़ पर, कांग्रेस की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद के ज़रिए से, मुख्तलिफ अपने सरगर्मियों के ज़रिए से, मीटिंगों के ज़रिए से बीआरएस दोबारा अपनी खोई हुई ताकत को बहाल करने की कोशिश कर रही है। तीसरी तरफ कांग्रेस, ज़ाहिर है कि कांग्रेस से अक़लियतों का एक बड़ा तबका नाराज़ है, मुसलमानों का। बीसी कास्ट सेंसस के ज़रिए से बीसी तबक़ात के अंदर कांग्रेस ने बड़ी हद तक अपना असर नफूस पैदा किया है, और बीसीस के अंदर जो नाराज़ तबक़ात थे उनको किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुई। और लेकिन कांग्रेस के वादों की अदम तकमील के नतीजे में एक बहुत बड़ा जो है तबक़ा, एक अवाम की एक बड़ी तादाद उनसे नाराज़ है। लेकिन ये बहैसियत मुसलमान हम ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस, चूँकि हम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अक़लियतों से कांग्रेस ने जिस तरह के वादे किए थे, उन वादों की अदम तकमील की वजह से मुसलमान और ख़ास तौर पर किसी मुस्लिम वज़ीर को काबीना में शामिल नहीं किए जाने के नतीजे में एक तरह से मनफी जो है रुझान मुसलमानों में देखने को मिलता है। और हम ये समझते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि सारी रियासत के वोटर भी कांग्रेस से नाराज़ हैं। लेकिन हमें हकीकी सूरत हाल का अच्छी तरह से जायज़ा लेना चाहिए, इसलिए कि बीसी कास्ट सेंसस के ज़रिए से कांग्रेस ने बीसी तबक़ात के एक बड़े हिस्से को राम किया है, और फिर मुसलसल ख़ास तौर पर गोदावरी और जो से दीगर दरियाओं के पानी के सिलसिले में उन्होंने पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज़ को जिस तरह निशाना बनाकर एग्रेसिव अंदाज से कांग्रेस ने बीआरएस पर तनकीद की है, उसको दिफाई पोजीशन पर लाने की कोशिश की है। उसके ज़रिए से बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि आम वोटरों में किस किस्म का रुझान पाया जाता है। बहरहाल लेकिन तीनों पार्टियां इस वक्त एक मुख्तलिफ, जहाँ उनको समझिए कि एक तरह से पॉजिटिव्स है, वहाँ उनके साथ नेगेटिव्स भी है। जहाँ उनके पास दिफाई, उनको एक लिहाज से दिफाई पोजीशन में आना पड़ रहा है, जैसे बीजेपी को अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में, बीआरएस को अपने एक तरह से समझिए कि उनके अपने पुरानी गलतियों का दिफा करने में वो मसरूफ़ हैं, और फिर इख्तिदार से छिन जाने के बाद ख़ासतौर पर केसीआर के मंजरनामे से हटने के नतीजे में बीआरएस को जिस तरह के मसाइल हैं, उसके नतीजे में उससे उभरने की वो कोशिश कर रही है। और कांग्रेस अपनी पोजीशन को बरकरार रखने, बहाल करने और उसको मजबूत करने की वो भी कोशिश कर रही है। बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त रियासत में पाई जाती है। अक़लियतों का जो है एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस से नाराज़ है, ख़ास तौर पर जो वादे किए गए उसकी अदम तकमील के नतीजे में, और मुस्लिम वज़ीर को जो है काबीना में शामिल न किए जाने के नतीजे में। तो ये एक आम रुझान भी है और मुसलमानों में देखा जाता है कि भाई 1.5 साल के करीब हो गया है, लेकिन कोई एक मुस्लिम वज़ीर जो है क्या काबीना में नहीं है, कैबिनेट कोई भी मिनिस्टर नहीं है। पिछले कभी ऐसा नहीं आया जिसमें जो है कैबिनेट कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं रहा। तो कांग्रेस की इस गवर्नमेंट में कोई मुस्लिम जो है वज़ीर नहीं है। एक आम तौर पे एक मुसलमानों के अंदर एक जो है बेचैनी पाई जाती है और गम व गुस्सा भी है। क्या इसके बारे में क्या जो है जमात का मौक़िफ़? सही बात है। तो जमात का मौक़िफ़ यही है कि जिस तरह मुसलमानों के एक बड़ी तादाद ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को सपोर्ट किया था कि मुसलमानों को, ज़ाहिर है कि बीआरएस की हुकूमत की समझे कि मुसलमानों से काफ़ी क़ुरबत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को बहुत काफ़ी शिकायत इस लिहाज से थी कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुस्लिम जो है क़ियादत को उभरने नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया है। ज़िली सतह पर, मंडल सतह पर, मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर कोई नुमाया मुस्लिम क़ियादत जो है उभर कर सामने नहीं आई। तो ये भी एक पहलू था कि लोग ये समझते थे कि बावजूद ये कि वो अक़लियत दोस्त होने का दावा करने के बावजूद भी उन्होंने सियासी तौर पर मुस्लिम क़ियादत को उभरने नहीं दिया। तो ये शिकायत थी। तो उस लिहाज से लोगों ने समझा कि भाई कांग्रेस के अंदर मुस्लिम जो है लीडरशिप उभरेगी, मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत होंगे, सियासी तौर पर उनका वज़न बढ़ेगा और वो इक़्तिदार में शरीक भी होंगे, हिस्सेदार भी बनेंगे और सपोर्ट करेंगे तो साझेदार भी बनेंगे। तो चूँकि राहुल गांधी का भी बार बार नारा रहा कि जिसकी जितनी जो है हिस्सा आबादी उतनी साझेदारी, हिस्सेदारी तो इस लिहाज से एक तवक्के थी कि, लेकिन बहरहाल यहाँ पर
यहाँ की जो स्टेट की जो हुकूमत है उसने फ़िलहाल अभी तक जो है किसी मुसलमानों को वो कोई नुमाया जो है क्या वजूहत हो सकती है आमतौर पे, मतलब क्या? वैसे कांग्रेस में पिछले भी हुकूमतों में कांग्रेस कोई ना कोई लीडर मिनिस्टर रहे, तो उसमें लोगों के अंदर, पार्टी के अंदर क्या जो है समझते हैं आप एक आम? जी, तो एक तो ये कि एक उमूमी समझे कि अवाम का ये मुसलमानों में एक तरह से एक तासुर ये उभर रहा है कि जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो बजाते खुद किसी मुस्लिम नुमाइंदगी को पसंद नहीं करता। नहीं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। एक तो ये रुझान, बल्कि ये ख्याल बड़ी हद तक जो है जड़ पकड़ चुका है और लोग उस पर यकीन भी करते हैं कि हकीकत में जो सीएम है वो बड़ी हद तक उनकी जहनियत जो है मुसलमानों के हक़ में ज़्यादा मजबूत नहीं हो। एक तो ये एक तस्वुर है। दूसरा है कि हम ये समझते हैं कि पहले किसी एक फ़र्द पर जो है हम एक तरह से किसी एक मुरीद इल्ज़ाम, ज़ाहिर है कि ठीक है एक फ़र्द यकीनन बड़ी अहमियत रखता है, ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर की होने की वजह से, लेकिन कांग्रेस जो है कोई किसी एक फ़र्द के हाथ में या किसी रियासती सतह पे, ठीक है मरकज़ी सतह पे मौरूसियत उसमें होंगी, लेकिन रियासती सतह पर वो किसी एक फ़र्द के हाथ में कभी भी कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस में मुख्तलिफ लीडरशिप रही, मुख्तलिफ जो अफराद रहे, मुख्तलिफ ग्रुप्स रहे और किसी न किसी हैसियत से थोड़ा बहुत उसके अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप पाया जाता है और बहैसियत मजमूई वो एंटी मुस्लिम इस तरह नहीं है, हो सकता है किसी ज़माने में रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी तो एक तो जहाँ चीफ मिनिस्टर को हम जो है समझे कि टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मरकज़ी जो लीडरशिप है उस पर भी सवालिया निशान, उसकी संजीदगी पर और उसकी समझे कि रियासती यूनिट पर, उसके कंट्रोल पर भी सवालिया निशान उठता है कि किस हद तक मरकज़ी लीडरशिप रियासती क़ियादत को कन्विंस करने में क्या नाकाम है, क्या उसके इल्म में नहीं है कि यहाँ पर जो है नुमाइंदगी नहीं हो रही है। ज़ाहिर है कि मरकज़ का यहाँ पर समझिए कि उनका एक नुमाइंदा एक तरह से इंचार्ज होता है, एआईसीसी का एक इंचार्ज होता है, जैसे अभी मीनाक्षी नटराजन है, इससे पहले दीपा दास मुंशी और ठाकरे रहे। तो ये सब लोग तो ज़ाहिर है कि कांग्रेस की मरकज़ी क़ियादत को यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। तो ये किस तरीके ये मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से भी एक तरह से मुसलमानों के, यहाँ के मुसलमानों को जो मकाम देना चाहिए। ज़ाहिर है कि इलेक्शन में ख़ासतौर पर अज़ला में बहुत से मुसलमानों ने कांग्रेस के हक़ में वोट दिया है। तो ये भी आम तौर पे क्योंकि सियासी है जो है उस मैदान में अलग अलग तबक़ात के लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेशन पार्टी में या हुकूमत में वही कहना चाह रहा था। मेरा तीसरा पॉइंट मेरा वही था कि एक पहली तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से किसी मुस्लिम अक़लियती मुस्लिम लीडर को मिनिस्टर बनाने में पहले तो सीएम की नाकामी है। ज़ाहिर है कि सीएम ने हमसे भी जब मुलाकात की थी तो हमने भी जब वो अभी हुकूमत से पहले हमने जो मुख्तलिफ लीडरों से हमारी जो मुलाकातें जमात की रही है उसमें उसकी तरफ से वादा था कि बराबर मुसलमानों को हर लिहाज से हर मुकाम पर नुमाइंदगी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तरफ से ये जो है कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप को वो भरने दिया जाए या मिनिस्टर बनाया जाए। दूसरी उससे बड़ी नाकामी सेंट्रल मरकज़ी लीडरशिप की है। तीसरी ख़ुद कांग्रेस की अपनी जो अक़लियती लीडरशिप है ये उसकी नाअहली, उनकी नाअहली और कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर है कि कांग्रेस के अंदर जो अक़लियती माइनॉरिटी लीडर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो एक बहुत बड़ी तादाद माइनॉरिटी लीडर्स की मोहम्मद अली शब्बीर से लेकर जो है फ़हीम कुरैशी से लेकर लोकल लेवल में और भी मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर कांग्रेस की लीडरशिप है, मुस्लिम अक़लियती लीडरशिप है, उसका अक़लियती सेल भी मुमकिन हो सकता हो कि ये दबाव डालने में क्यों, अपनी बात पहुँचाने में क्यों नाकाम है। जिस तरह मुख्तलिफ पसमानदा तबक़ात हैं, दलित तबक़ात हैं, बीसी तबक़ात हैं, वो जिस तरह अपनी जो है आवाज़ उठाते हैं
और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी के जो है पॉलिसीज़ के ऊपर बोलते रहते हैं। तो हमारी जो मुस्लिम लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर, वो कभी ऐसा नहीं लगता कि हमने कभी उन्होंने मुत्तहिदा कोई इतिहाद नहीं, मुत्तहिदा नहीं, इनफरादी हैसियत में भी उन्होंने कोई उस पर आवाज़ उठाई हो, एहतजाज किया हो, किसी फोरम में बोला हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। तो ये सबसे बड़ी जो है नाअहली, तो ज़ाहिर है कि ये तेलंगाना के अंदर सब पे हमारी बदकिस्मती है कि जो भी जितनी भी अहम सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस, ये दोनों में जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप है वो मुस्लिम लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। वो अपनी पार्टी क़ियादत, ख़ासतौर पर रियासती की पार्टी क़ियादत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ नहीं उठा पाती है, या वो अपने मौक़िफ़ का, ज़ाहिर है कि पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर आप मुस्लिम अक़लियती मुसलमानों की समझे कि मिनिस्ट्री के लिए या किसी उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ थोड़ी है, ये तो मुसलमानों के हुकूक़ के लिए सिलसिले में आवाज़ उठाना है। वही जो लोग अपने ओहदे के लिए, ज़ाहिर है कि ठीक है, मुस्लिम मिनिस्टर होना मुसलमानों के लिए हो सकता है कि खुशी का बास हो, लेकिन उस फ़र्द के लिए तो भी अपना ज़ाती फ़ायदा उसमें है उसका। तो जो अफराद अपने जो है खातिर, अपने ओहदे और मनसब के खातिर वो खुद फाइट नहीं कर सकते हैं, तो अब वो लोग क्या मुसलमानों के हुकूक़ के लिए क्या कोशिश करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जैनूर के मसले में या मेदक के मसला हो या फिर कोई और दीगर मसाइल हो, उसमें हमारी कांग्रेस की जो अक़लियती लीडरशिप है या मुस्लिम लीडरशिप है वो बड़ी हद तक नाकाम साबित हुई है, और मुसलमानों के किसी इशू को उन्होंने उस तरह से मौसर अंदाज से नुमाइंदगी नहीं की है जिसके नतीजे में कोई जो है ज़मीन पर कोई फ़र्क वाक़ होता है। ज़ाहिर है कि जब आप मुसलमानों की मौसर अंदाज से नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं तो उससे ख़ुद आपकी कमज़ोरी है। ये असल में क्या है, मुस्लिम लीडरशिप की सबसे बड़ी बुनियादी कमज़ोरी ये है कि ये मुसलमानों के मसाइल को पार्टी लीडरशिप के सामने पेश करने में नाकाम रहते हैं, और जो कौम के लिए जो है काम नहीं करेगा तो उसकी कोई अहमियत उनके पास भी नहीं रहेगी, इसीलिए वो कोई मिनिस्टर थोड़ी बनाएंगे। जब वो देखेंगे भाई देखिए मुस्लिम लीडरशिप की हो या दलित तबक़ात की हो या किसी और तबके की हो, बीसी लीडरशिप हो, उनकी ताकत की असल बुनियाद उनकी कम्युनिटी है। भाई वो कम्युनिटी के साथ ठहरते हैं, कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए लड़ते हैं, तो कम्युनिटी का सपोर्ट उनको मिलता है। और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने के नतीजे में उस सपोर्ट और वो एक वोट बैंक भी कुछ ना कुछ असरअंदाज होते हैं। ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में पार्टी लीडरशिप जो है उन लीडर्स को अपने लिए मुफीद भी समझते हैं या ख़तरा भी समझती है। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर जो लीडरशिप बीआरएस में भी रही है और कांग्रेस में भी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कोई राय आम्मा को बनाने की काबिलियत रखने वाली, अहलियत रखने वाली नहीं है, जिनके बेस की बुनियाद पर कोई जो है इलेक्शन के अंदर उनको नफ़ा और नुकसान हो सकता है। बड़ा अच्छा मौजू है, कभी किसी मौके पे जो है मुस्लिम क़ियादत पॉलिटिकल एरिना में जो है उस पर जो है करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है जमात का चौथी चीज़ इसमें यह है कि ये मुसलमानों की सियासी बेवज़नी भी को भी साबित करता है। एक तो ये है कि चीफ मिनिस्टर की प्रियॉरिटी नहीं है, दूसरी ये है कि पार्टी की जो है जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको भी जो है मुसलमानों के उसका कोई एहसास नहीं है, इदराक नहीं है, या वो भी उसके सिलसिले में दिलचस्पी न रखते। तीसरा ये कि पार्टी, चाहे वो हमारी जो मेन जो पार्टियां हैं, जो अक़लियती पार्टियां भी कहलाई, किसी हद तक सेकुलर पार्टियां कहलाई जाती हैं, उन दोनों में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो लीडरशिप बिल्कुल बड़ी हद तक कमज़ोर है। बड़ी हद तक एक लिहाज से उनका अवामी कोई कनेक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और वो ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो उनको छोटे मोटे कोई एमएलसी दे दी जाए, किसी को जो है एडवाइज़र बना दिया जाए, किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, तो उसी में वो लोग खुश हैं, और बस उनकी अपनी ज़ाती हैसियत में वो लोगों को जो भी कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड लीडरशिप हमारी नहीं है। तो ये है चौथी जो ख़राबी है, वो ये है कि ख़ुद मुसलमानों की अपनी सियासी बेवज़नी ऐसी है। अब बदकिस्मती इसके और भी कई असबाब हैं। मुसलमानों में पास मुस्लिम पार्टियां भी ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि दीगर पार्टियों में मुस्लिम लीडरशिप उभरे। एक नुक्ता ये भी है, लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ की जो दीगर जो मुस्लिम सियासी क़ुव्वतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि उनका अलायंस या उनका जो है इस लिहाज से अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है
कि वो नहीं चाहती है कि उन पार्टियों में कोई सियासी क़यादत उभरे, जिसके नतीजे में इनकी सियासी जिनके जिनके नतीजे में जो दीगर मुस्लिम सियासी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, वो कमज़ोर ना हो। ये है, ये वो चाहते हैं। तो बाकी चीज़ें कि खुद हमारे अवाम के अंदर अपनी क़ियादतों से मुताल्लिक़ ना कोई इनकी कोई क़ियादत है, ना उनका कोई से है सियासी तौर पर, ना कोई सियासी विजन है। तो ये तो रही एक आम बात। स्पेसिफिक तौर पे जो है जमात इस्लामी का क्या इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे पे या फिर मौजूदा कैफियत पे जमात इस्लामी का क्या जो है लाहे अमल रहेगा, क्या हिकमत अमली रहेंगी। अब लाजमी बात है कि यहाँ पे तबक़ात का एक बहुत बड़ा वो है, और सियासत में उन्हीं तबक़ात का जो असर रखते हैं बहुत बड़ा से होता है। क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी कि उन कमज़ोर तबक़ात को, बीसी तबक़ात को, दलित तबक़ात को जो है एक जगह किया जाए और उनके साथ मिलकर जो है कोई काम किया जाए, ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई जाए? देखिए, जमात की तरफ से तो कोई ऐसी अभी कोई ठोस सीधी बात है कि हम लोग भी इन मामलात के अंदर कुछ इजहार करना, कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ ख्वाहिशात का इजहार कर देना, बस हम भी इतना ही करते हैं। इसमें कोई तनकीद वगैरह नहीं है। ये सिर्फ हमारा अपना असेसमेंट होना चाहिए और बेलाग हमारा जायज़ा होना चाहिए। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हमारी कोई सियासी हिकमत अमली, कोई इस तरह का कोई विजन हो सकता है कि लोग ये कहें कि हमने ये बात रखी, फलां बात फलां मौके पे कही, लेकिन कोई ठोस लाए अमल हमारा इस मामले में आज तक अभी बना नहीं है। डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ होती है जो मनसूबाबंदी जिसको कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। ख्वाहिशात हैं, कभी कोई ख्यालात का इजहार है, कभी कोई जो है कोई हमारा वक्ती तौर पे कुछ इजहार कर दे, किसी तकरीर में कह दे, किसी इंटरव्यू में कह दे, या किसी इजलास में कह दे, या कोई गुफ्तगू में कुछ इसका कर दे, लेकिन हमारे पास कोई ठोस विजन, सियासी विजन हमारे पास नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अलबत्ता इतना एक ही विजन हमारे पास है, और वो बड़ी हद तक वो कोई समझे कि प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव ये है कि भाई हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ गैर फ़िरक़ा परस्त सेकुलर क़ुव्वतें इक़्तिदार में रहे और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखा जाए, कम्युनल फोर्सेस को। तो एक तरह से हमारी हमेशा जितनी भी कोशिश रही वो, उसके बाद जो जिन तबक़ात से हम अलायंस करना चाहते हैं वो तबक़ात की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि सेकुलर जहन रखने वाले इंसाफ पसंद शहरियों से अपील करते हैं कि भाई ये यहाँ पर हमारी हमआहंगी रहे, फ़िरक़ावाना हमआहंगी रहे। इस बुनियाद पर हम चाहते हैं कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें इक़्तिदार से दूर रहें। तो तबक़ात की बुनियाद पर तो हमने अभी तक कोई स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनाई नहीं है, ना हमने कोई सियासी कोई इस रोड मैप या हिकमत अमली हमारा है। जो कुछ भी है वो कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड कुछ जुमले हैं, कुछ इंटरव्यूज़ है, कुछ हो सकता है तकरीरें हो, लेकिन कोई चीज़ हमने कोई ठोस हमारा सियासी लाएअमल नहीं है। अलबत्ता तेलंगाना की हद तक यही रही हमारी कोशिश कि भाई मुसलमानों को यहाँ पर कुछ इंसाफ में हिस्सेदारी मिल जाए, यहाँ आ जाए तो कुछ इनका भी भला हो जाए। जैसे इंसाफ बराए तेलंगाना बराए इंसाफ का हमारा तेलंगाना के फार्मेशन के वक्त एक नारा था, तो उस नारे में हमारे को ये था कि भाई इसमें शामिल हो जाएंगे, मगर उस लड़ाई में भी हमारी शमूलियत कोई बहुत ही ज़्यादा विजनरी और पॉजिटिव नहीं थी। तो हमारी सियासी हिकमत अमली की सबसे बुनियाद ये हिफाजत है। ये सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि भी जैसे मैंने कहा कि वाइडर जो हमारे वो है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों से मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा है उनके इख्तिदार में आने से, उससे बचने की हमने हमारी सियासी हिकमत अमली की मेन बुनियाद यही है रखी है। वैसे एक ही बुनियाद है, ऑफेंसिव नहीं है, ये तो डिफेंसिव स्टाइल है ये पूरा। तो कोई ऐसी समझे कि हम अपने यहाँ के किसी मतलब है कि सियासी निज़ाम से मुताल्लिक़, यहाँ की सियासी पार्टियों से मुताल्लिक़, यहाँ की मुख्तलिफ़ जो तबक़ात से मुताल्लिक़, सिर्फ मुसलमानों से हट के आम इंसानों से को पेश नज़र रखते हुए हमने कोई सियासी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की है, मनसूबा नहीं बनाया है। यही वजह हो सकती है कि शायद जो गाहे ये जो सियासी पार्टियां हैं मुसलमानों के तई जब गुफ्तगू करते तो वो लोग यही बोलते कि भाई फसादात नहीं हो रहे ना, अमन से रह रहे ना, कर्फ्यू नहीं लग रहा ना, यही सारी जो है गुफ्तगू के उनके जो है बिल्कुल हमेशा रहते। और उसकी वजह भी यही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जब भी गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू पूरी मुस्लिम बेस्ड ही होती है।
हमारी सारी जो है चीखो पुकार, हमारे सारे जो है बयानात, हमारी सारी, अभी हमारी गुफ्तगू में तो मुस्लिम मिनिस्टर की हद तक की हमारा ये है कि वरना यहाँ जो हमारा नारा था, यहाँ मुख्तलिफ तबक़ात तेलंगाना में पाए जाते हैं। उन तबक़ात में जैसा कि आप भी जानते हैं कि मुदिराज जो तबक़ात है, उस तबक़े के 1 या 2 MLAs हैं, जबकि वो यहाँ की जो है 14% आबादी का 14% हिस्सा है। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो है, खैर दलित चूँकि SCs का रिजर्वेशन होने की वजह से उनकी कुछ MLAs बन जाते हैं, वरना अदरवाइज़ दीगर जो जितनी जो है BC तबक़ात हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो हमने कभी जो है मुख्तलिफ तबक़ात की को जो है अपने साथ इस इंसाफ की समाजी जो है तेलंगाना बराए इंसाफ या तेलंगाना या ऐसा नहीं कि सामाजिक तेलंगाना, ये जो नारा है, इस नारे की जो असल हकीकी जो मानवियत है या उसको जिस तरीक़े से ज़मीन पर हम उसको जो है मुख्तलिफ तबक़ात के साथ शामिल होकर हम उसको करना है, वो हम आज तक कर नहीं पाए। तो एक और सवाल भी ले लेते हैं, वो ये है कि दीगर जो तबक़ात हैं समाजी इंसाफ के हवाले से जमात इस्लामी जो इस मैदान में जो है क्या मौक़िफ़ रखती है या क्या अमली तौर पर जो है क्या काम कर रही है? जी देखिए, हमारा बहुत बड़ा हमारी ट्रेजेडी है कि हम तेलंगाना समाज ही नहीं बल्कि भारतीय पूरे हिंदुस्तानी समाज के सिलसिले में सिर्फ सियासी नहीं बल्कि और भी जो हमारे महाज हैं उसमें हमने हमारे समाज को अभी तक अच्छी तरीके से समझा नहीं, और उस समाज को नहीं समझने के नतीजे में हमारी तकरीबन जो हिकमत अमलियाँ हैं जो समाज को लेकर है, समाज के अंदर हम जो काम करते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, आप उसको समझिए कि समाज में गलत फहमियाँ मुसलमानों से मुताल्लिक़ करने का काम हो या खिदमत का काम हो या कुछ और भी समाजी खिदमत के जो भी काम है या उनकी फ़लाह और बहबूदी के लिए, उनकी इंसानी हैसियत से उनकी जो फ़लाह और बहबूद के लिए जो भी काम है, उस सिलसिले में हमने उस निज़ाम को जो भारत हिंदुस्तानी नज़्म का खासियत है जो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हमको नहीं मिलता, यानी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी हमको तकरीबन मैदानों में हमारी हिकमत अमली के तकरीबन मैदानों में मिलती है कि वो हिंदुस्तानी समाज एक बहुत ही यूनिक समाज पूरी दुनिया में है। उस तरह का समाज जो है पूरी दुनिया में नहीं है। लिसानी लिहाज से मुख्तलिफ समझिए कि गुरोहों के लिहाज से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, अमेरिका में भी कई जो है मज़ाहिब के मानने वाले, कई कल्चर, कई रेसेस, स्पेनिश है, इंडियंस है, पाकिस्तानीज़ है, चीनी है, वियतनामी है, मैक्सिकन्स है, रेड इंडियंस है, हर अरब है, सब लोग हैं। लेकिन यहाँ एक मखसूस सकाफ़त है जिसके अंदर तबक़ाती जो निज़ाम है वो किसी और जगह नहीं है, और ये जो ढांचा है इस ढांचे को एड्रेस करते हुए हमारी पूरी हिकमत अमली होनी चाहिए। चाहे वो सियासी हिकमत अमली हम लोग देते हैं कि पूरी हिंदुस्तानी समाज की जितनी पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टियों से हट के पूरी पार्टियों में उसी बेस पे कायम है सियासत का महवर, पूरा सियासत का महवर। यहाँ तक कि अगर आप कोई बड़ी से बड़ी नेशनल पार्टी भी कहलाई जाती है तो उसके अंदर भी आप BC तबक़ात के लिए एक जो है BC सेल कायम किया जाता है, SC सेल होता है, ST सेल होता है, माइनॉरिटी सेल होता है, ये मुख्तलिफ सेल्स कायम किए जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे पास कोई, समझिए कि हमारा सब बेसिक फ्ला हमारा ये है, कमज़ोरी ये है कि आज तक हमने उन तबक़ात की बुनियाद पर हमारे कोई सियासी विजन, कोई किसी किस्म का विजन हमने नहीं बनाया है कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है कि जब आप उस सिस्टम ही को नहीं समझते हैं तो लाजिम बात है कि आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा ही से आपकी रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे जो उस सिस्टम के अंदर जो है दीगर लोग हासिल कर रहे हैं। अभी आपने सवाल किया कि भाई वही है कि मुसलमान का मिनिस्टर नहीं है, बस हम सिर्फ मुस्लिम की बुनियाद पे करते हैं, लेकिन वो उस निज़ाम के अंदर इफ़ेक्टिव बनने के लिए हमको किस किस्म का काम करना चाहिए, एक तो वो ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो मुख्तलिफ तबक़ात हैं उन तबक़ात को लेकर हमने कोई हिकमत अमली आज तक इख्तियार नहीं किया, बल्कि उस पर गुफ्तगू ही नहीं करते हम। हमारी गुफ्तगू पूरी जो है या तो प्रो BRS, एंटी BRS, प्रो कांग्रेस, प्रो जो है मजलिस रियासती सतह पे या नेशनल लेवल पे कोई जनता दल, कहीं जो है RJD, कहीं जो है मुलायम सिंह यादव, कभी BSP, कभी इस तरह की जो है हमारी ये है। हम उसको समझने की कोशिश नहीं किए आज तक
कि भाई किस जो है। और दूसरी चीज़ है कि हम कोई बीजेपी से करीब होता है तो हम पूरी उसको अपना दुश्मन समझने लगते हैं, हालांकि फिर वही फ़र्द अगर कभी कांग्रेस की तरफ आ जाता तो हमारा दोस्त बन जाता है, हम उसको बहुत ही उसकी जो है बातों को वायरल भी करना। यानी अभी राज ठाकरे जो है कभी अगर बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वायरल हो जाता है, तो वही राज ठाकरे बीजेपी के पास जब जाता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो हालांकि ये तमाम जो लोग हैं ना, ये प्रो बीजेपी है और ना एंटी मुस्लिम है, ये इनकी अपनी कुछ कंपल्जन्स है। इसी तरह मुख्तलिफ ज़ातों के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी अपनी कंपल्जन है, वो एंटी मुस्लिम या प्रो बीजेपी या प्रो हिंदुत्व इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। इनका अपना, भाई नीतीश कुमार को अपनी ज़ात की, चंद्रबाबू नायडू को अपनी जो कम्युनिटी है उसको इख्तिदार में रखना उसकी ज़रूरत है। केसीआर को जो है उलमा तबके को और जो है रेवंत रेड्डी को रेड्डी तबके को इख्तिदार में रखना उनके लिए सबसे बुनियादी अहमियत रखती है। उस चीज़ को हम नहीं समझते। उस नहीं समझने के नतीजे में हम इन लोगों से जो तवक्कात बांधते हैं वो पूरी तवक्कात बैनरी में हो देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो उसके नतीजे में हमारी बेसिक सियासी जो है हिकमत अमली बेसिक बुनियादी तौर पर गलत है। तो मतलब शायद बहुत से लोगों को उससे मेरी इस बात से तकलीफ भी पहुंच सकती हो, और उसको वो जो है जाहिर है कि ओपन है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कि हमारी बेसिक जो है गलती ये है कि हम सियासत को बहुत ही बाइनरी में देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई मुसलमानों का कौन मुसलमानों का दोस्त है और कौन मुसलमानों का दुश्मन है। ये भी नहीं है, दूसरा दोस्त और दुश्मन भी नहीं है। वो कौन सियासत में मुसलमानों बीजेपी के साथ जाता है, मुसलमानों के साथ नहीं भी आता है तो बीजेपी के साथ जो गया वो हमारा दुश्मन, और बीजेपी को जो छोड़ दिया वो हमारा वैसे हद तक मुसलमानों का हमदर्द है। तो ये इससे ज़्यादा देखते हैं कि कोई बीजेपी के साथ जाने से फौरी मुस्लिम दोस्त नहीं हो जा सकता, उसके अपने कंपल्शन हो सकते हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे तो हमको समझना चाहिए, हमारे फोरम में हमको डिस्कशन करना चाहिए। मुख्तलिफ हमारे जो तंजीमी जो काम हैं या हमारे अपने जो बुनियादी काम हैं, इन कामों में भी इस चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए और उसको मज़े गुफ्तगू बनाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो इनएफेक्टिवनेस का सबसे बेसिक जो वजह है वो यही है कि हम अपने इस समाज को अभी तक नहीं समझ सके हैं, और उस समाज को नहीं समझने के नतीजे में हमारी सियासी, समाजी, तालीमी, रिफाही, इस्लाही, दावती जो भी आप कहें, ये पूरी हिकमत अमलियाँ हमारी बहुत ही नाकाम भी हैं और बेवजनी की वजह भी, उसकी सियासी बेवजनी की वजह वही हमारे इनएफेक्टिवनेस होने की वजह है। हमने कोशिश की, जैसे आप भी शरीक थे कि तीमार मौलाना को बीसी तबक़ात के साथ क़ुर्बत इख्तियार करने की और मुख्तलिफ दलित तबक़ात के साथ भी हमने कोशिश भी की, लेकिन उसको ख़ुद हमारे अंदर वैसी पजीराई नहीं है। हमारे अंदर ख़ुद हमारे अफराद उस सिलसिले में शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहता, कोई इस तरह करना चाहता और हमारे पास उसको जो है उसको लेकर अगर हमारे अंदर शुकूक व शुबहात हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात होते हैं, तो फिर काम करने में और मज़ीद आगे बढ़ने में बैरूनी से ज़्यादा हमारे अपने अंदरूनी रुकावटें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती। बहरहाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और भी इंशाअल्लाह एपिसोड आते रहेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, समाज में कैसे जो है मुसलमानों का तालमेल दीगर तबक़ात के साथ हो, इस सिलसिले में आइंदा भी हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल मजीद शुएब साहब इन सारी गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, फ़िलहाल इस मौजू पे यहीं पे हमारी गुफ्तगू ख़त्म होती है। आपके अपने तजावीज़ क्या हैं, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, वो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।